न्यूज टू सेलिब्रेट, क्योंकि 19 सितंबर से हम मनाने वाले हैं इंडिया का त्योहार। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट वीवो आईपीएल, नहीं सॉरी, इट्स ड्रीम 11 आईपीएल, सो आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम 11 आईपीएल। पर गुड न्यूज के साथ एक बैड न्यूज तो आता ही है। जैसे इस साल हम आईपीएल मना तो रहे हैं, पर सिर्फ लाइव टेलीकास्ट पे ही मना सकते हैं, लाइव नहीं मना सकते हैं। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं टाइटल कंटेंडर्स, ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप कंटेंडर्स, कौन मारेंगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम्स एंड मच मोर। तो आज ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है देवू जी एंड अमर। So now let's start. तो जैसे आप सभी को पता है कि आईपीएल इस साल का इंडिया से दुबई शिफ्ट हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि इसके कारण कौन से टीम्स को एडवांटेजेस मिल सकते हैं? देखिए, हम दुबई में पहले ही पीएसएल होते हुए देखे हैं, तो वहाँ पे हमको नजर आया कि वो स्पिन हेवी ट्रैक होते हैं, जहाँ पे अच्छे स्पिनर्स जिस टीम के पास हो वो अच्छा परफॉर्म करके बताते हैं। तो आईपीएल में ऐसे बहुत टीम है जिनके पास अच्छा स्पिनर्स है, जैसे आप केकेआर को पकड़ लीजिए, उनके पास सुनील नारायण का क्वालिटी है, उनके पास कुलदीप यादव का क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी मैटर करेगी। लेकिन मुझे एक टीम जो स्ट्रगल करती हुई नजर आती है वो है मुंबई इंडियंस, क्योंकि उनके पास मुझे क्वालिटी स्पिनर नजर नहीं आता है। क्योंकि मैं अगर उस टीम की तरफ देखूं तो मुझे राहुल चहर को छोड़ के बाकी और कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आता है। ऑल्दो कुणाल पांड्या है उनके टीम में, लेकिन मुझे वो अच्छा करते हुए इस साल एज अ बैट्समैन नजर आ सकते हैं, मगर एज अ बॉलर आई डोंट थिंक। बट अगर आप दूसरे टीम के तरफ देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ आप देख लीजिए, उनके पास राशिद खान है, वो तो फेमस है उनके जादू करने के लिए, और आप उनके पास क्वालिटी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी है जो इतना अच्छा स्पेल डाल के आए हैं सीपीएल में, तो उनसे आप बेहतर परफॉर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं इनके साथ सहमत हूँ। जैसा इन्होंने कहा था कि मोहम्मद नबी और राशिद खान का परफॉर्मेंस सीपीएल में बहुत ही अच्छा रहा है, पर राशिद खान का परफॉर्मेंस थोड़ा अप्स एंड डाउन रहा है। अगर हम लोग बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की, तो उनके पास बहुत ही अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जो कि रवि बिश्नोई और मुजीबुर रहमान, पर आई डाउट मुजीबुर रहमान का प्लेइंग इलेवन में रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं सहमत रखता हूँ आपकी बात से, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉरेन कैटेगरी का सिर्फ 4 ही प्लेयर खिला सकते हैं, तो वहाँ पे उनके पास मुझे कोई फास्ट बॉलिंग ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उनको शायद डेथ बॉलिंग के लिए क्रिस जॉर्डन को खिलाना पड़े और उसके लिए शायद मुजीब को सैक्रिफाइस करना पड़े। लेकिन वो पिच के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन परफॉर्म करेगा, लेकिन मुझे हर मैच मुझे खेलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो रवि बिश्नोई का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात अगर चेन्नई की करें तो चेन्नई के पास बहुत ही अच्छे स्पिनर है इमरान ताहिर, जिनका परफॉर्मेंस सीपीएल में थोड़ा नरम रहा है, पर धोनी के अंडर वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि धोनी के अंदर कोई भी स्पिनर आएगा, कोई भी फास्ट बॉलर आएगा, कोई भी बॉलर आएगा, उनको बॉलर को खिलाना आता है, और मुझे लगता है कि उनका कमबैक आईपीएल में अच्छा खासा होगा। और उन्होंने चेन्नई ने ऑक्शन में बहुत अच्छा काम ये किया था, ऑल्दो उस टाइम पता नहीं था कि दुबई में आईपीएल शिफ्ट होने वाला है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया था कि उन्होंने पीयूष चावला को पिक कर लिया था उस टाइम, जो कि अब दुबई में मैचेस होने वाला है, तो वहाँ पे बहुत काम आने वाला है उनको, क्योंकि पीयूष चावला का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा। बिल्कुल, मैं एकदम सहमत हूँ। चेन्नई के पास बहुत सारे स्पिनर्स हैं, आप पीयूष चावला को ले ले, साई किशोर को ले ले। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दुबई में मैच होने के कारण उनको चिपॉक वाला फीलिंग आ सकता है वहाँ पे, इसीलिए मुझे लगता है कि चेन्नई, केकेआर, सनराइजर्स हैदराबाद ऐसे टीम को बहुत एडवांटेज मिल सकता है। रायना और भज्जी दोनों का आईपीएल से ऑप्ट आउट करना चेन्नई पे क्या असर डाल सकता है? देखिए, रायना का एब्सेंस डेफिनेटली चेन्नई के लिए मैटर कर सकता है, मगर मेरे हिसाब से उनका एब्सेंस फिजिकली मैटर शायद ऑन फील्ड नहीं करेगा, लेकिन मेंटली शायद कर सकता है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि अगर चेन्नई टीम का अगर धोनी दिल है तो रायना धड़कन है, तो इसीलिए उनको मिस्टर आईपीएल भी कहा जाता है। और उनका आईपीएल में परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से बहुत दिन बाहर रहे हैं, तो वो आके अचानक से कैसे परफॉर्म करते इस साल आईपीएल में ये किसी को नहीं पता था, तो शायद ये एक कॉज रहे जिससे कि चेन्नई अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए ये सोच के कि रायना का परफॉर्मेंस कैसा होता किसी को नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली रायना का एब्सेंस मैटर कर सकता है। और डेफिनेटली अगर आप धोनी द कैप्टन को देखें तो जैसे कि ब्रिजेश पटेल ने कहा है कि धोनी ने पहला मैच ऐसा बात चल रहा था कि पहला मैच आरसीबी के साथ मुंबई का करवा दिया जाए, लेकिन धोनी ने कहा है कि नहीं, चेन्नई को ही पहला मैच खेलना है एज पर शेड्यूल, एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि इस साल भी पहला मैच चेन्नई और मुंबई के बीच में ही होने वाला है एज पर द शेड्यूल। जैसा कि आप जानते हैं कि रायना के बाद भज्जी ने भी आईपीएल से ऑप्ट आउट कर लिया है। देखिए, मेरा मानना यह है कि चाहे वो 12 करोड़ हो या 2 करोड़, ये मैटर नहीं करता है, फैमिली मैटर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि चेन्नई के सपोर्ट स्टाफ में
कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो शायद भज्जी के मन में ये आया होगा कि मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ऑप्ट आउट कर लिया। डेफिनेटली बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि शायद रायना का ऑप्ट आउट करना शायद उनके कुछ फैमिली इश्यूज के वजह से है, उनका किसी का फैमिली में डेथ हो गया है, उनकी वजह से भी हो सकता है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर ऐसा होता तो शायद वो चेन्नई से दुबई ट्रैवल करके जाते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि रीजन कुछ और ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली उनका नया फैमिली है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए शायद उनको ऐसा लगा, उनको शायद डर सा लगा कि उनका फैमिली अभी यंग फैमिली है तो शायद कुछ हो जाए। तो उनको देखिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे आजकल, तो पैसा उनके लिए डेफिनेटली मैटर करता है, और जब कोई प्लेयर 12 करोड़ को छोड़ के आ जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा रीजन तो डेफिनेटली होता है। तो जब हम सीएसके के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो क्या लगता है इस साल उनके येलो आर्मी के बगैर वो लोग कैसा परफॉर्म कर पाएंगे? मेरे हिसाब से येलो आर्मी का चेन्नई के लिए ना होना और वो चेको का फीलिंग ना होना उनके लिए मैटर कर सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि येलो आर्मी आईपीएल की सबसे लार्जेस्ट फैन बेस है। हाँ डेफिनेटली, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि येलो आर्मी का ना होना शायद मैटर कर सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि धोनी का कैप्टन इसको ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि उनको आता है टीम को अच्छे से संभालना। और बेसिकली अभी हम लोग को ये भी नहीं पता है कि दुबई में फैंस अलाउड होंगे स्टेडियम में या एम्प्टी स्टेडियम में मैच होंगे, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन अगर क्राउड होंगे तो चेन्नई का सपोर्ट वहां भी होगा, क्योंकि जहां धोनी खेलते हैं वहां उनको सपोर्ट मिलता है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर सपोर्ट ना भी हो तो भी मुझे लगता है कि धोनी को पता है कि टीम को कैसे संभालना होता है, और फैंस के बिना भी उनको पता है कि टीम को कैसे जिताना होता है। And what about CSK's Royal 11? If you see the CSK's team, they are literally called as the Daddy's Army, but they do perform. और देखिए, अगर आप उनके प्रोबेबल 11 के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको वॉटसन और राइडू ओपन करते दिखेंगे, जैसे कि पिछले साल दिखे थे। फैफ डुप्लेसी भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फैफ डुप्लेसी एट नंबर 3 स्पॉट विल बी अ बेटर बैट्समैन, क्योंकि वो इनिंग्स को एंकर करना जानते हैं और वो अच्छे से इनिंग्स को एंकर कर सकते हैं। 4 नंबर का अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि धोनी से बेहतर ऑप्शन नहीं है। धोनी जितना जल्दी आएंगे, जितना सेट रहेंगे, उतना लास्ट में वो फिनिश अच्छे कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, बाकी धोनी का मानना क्या है वही चेन्नई की टीम में आपको दिखने वाला है। एंड धोनी इज अनप्रेडिक्टेबल, सो यू नेवर नो। एंड अगर आप उसके बाद देखें तो उसके बाद उनके पास बहुत सारे ऑलराउंडर वैरायटीज है, जैसे कि केदार यादव आ जाते हैं जो कि स्पिन बॉलिंग भी डाल देते हैं थोड़ा। फिर आपके पास ब्रावो आ जाते हैं जो कि सीपीएल में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करके आए हैं। जी बिल्कुल, और उनका साथ देने वाले दीपक चाहर। देखिए, दीपक चाहर का ओवर्स पावर प्ले बहुत ही क्रूशियल मैटर है और वो चेन्नई के लिए हमेशा विकेट चटका कर देते हैं। और उनका साथ देने वाले हैं शार्दुल ठाकुर, जिनका परफॉर्मेंस चेन्नई के लिए ठीक ठाक ही मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर का परफॉर्मेंस पे आई रियली डाउट कि शार्दुल ठाकुर कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मुझे वो एज अ बैट्समैन, ऑल्दो वो बहुत डेवलप किए हैं आजकल, वो इंडिया टीम का होकर अच्छा बैटिंग प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन वो बॉलर एज अ बॉलर मुझे वो सही नहीं लगते। लेकिन धोनी का चॉइस है वो धोनी को, लेकिन उनको एक्चुअली इधर उनको शार्दुल ठाकुर को खिलाना होगा अगर उनको फैफ डुप्लेसी को टीम में रखना है तो, क्योंकि अगर शार्दुल ठाकुर को वो स्कॉट कुगलेन से या लुंगी एंगीडी से रिप्लेस करना चाहते हैं तो उनको फैफ डुप्लेसी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और चेन्नई का बैटिंग लाइनअप देख के मुझे लगता नहीं है कि फैफ डुप्लेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि धोनी मजबूर होंगे शार्दुल ठाकुर को खिलाने के लिए। अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो उनके पास 2 बहुत ही बेहतरीन स्पिनर्स हैं, एक पीयूष चावला, एक इमरान ताहिर। जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान ताहिर का परफॉर्मेंस सीपीएल में कुछ ठीक ठाक ही रहा है, पर पीयूष मुझे लगता है कि इमरान ताहिर कमबैक कर सकते हैं अंडर धोनी कैप्टनसी। एंड सेकंड ऑफ ऑल मेरा एक कंसर्न है कॉज कि दीपक चहर जो कि अभी कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, क्या उनका परफॉर्मेंस सेम लेवल पे रहेगा, ये एक सवाल हो सकता है। क्या उनको पहला दिन मुंबई के साथ खेलने का मौका मिलेगा, क्या धोनी उनको खिलाएंगे? अगर वो कंप्लीटली फिट है, जो कि वो दिखे थे कुछ दिन इंस्टाग्राम वो इंस्टाग्राम पे लाइव डाले थे, वहां पे वो दिखे थे फिट, लेकिन इट्स अ कॉज दैट चेन्नई शुड लुक फॉर। एंड अब देखते हैं आगे क्या होता है, जब मैच शुरू होगा तो पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि चेन्नई इस टीम के साथ, देखिए अगर आप हर साल चेन्नई की टीम को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि चेन्नई का टीम देखिए आपको लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका बैटिंग आपको सही नहीं लगता, उनका बॉलिंग आपको सही नहीं लगता, ऑल ओवर वो बैलेंस तो लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगते हैं कि वो उनके पास बहुत ही ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो शायद कंटिन्यूअस क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो उनका फ्लो कैसा रहेगा उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मगर एंड ऑफ द डे धोनी प्रमाण समान है। तो अब बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है, तो उनके टीम के बारे में आपका क्या कहना है? इंडियंस का बात करते हैं तो डेफिनेटली वो दुनिया हिलाने का दावा करते हैं। क्या वो इस साल भी दुनिया हिला पाएंगे पिछले साल की तरह, वो देखना पड़ेगा।
एनीवेज जोक्स अपार्ट, मगर एक बात तो मानना होगा कि वो हर ऑड ईयर में आईपीएल जीतते हैं और ये ईयर ऑड नहीं है। ऑल्दो ये बहुत ही सुपरस्टिशियस बात है, लेकिन क्या इसके साथ कोई भी लेना देना हो सकता है इस साल मुंबई इंडियंस का? जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई इंडियंस आधा आईपीएल ऑक्शन टेबल पे ही जीत जाते हैं। जैसे कि आप उनका कोर टीम देखें तो उनका कोर टीम जनरली सेम ही रहता है और हर एक प्लेयर उनकी कोर टीम में एक मैच विनर्स है जरूर डेफिनेटली। और अगर आप उनके स्टार्टिंग ओपन करते हुए उनके टीम में आप किसको देखते हैं? रोहित शर्मा ओपन करेगा? बिल्कुल, नो डाउट रोहित शर्मा को ओपन करना मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही जरूरी है। उनका साथ क्विंटन डिकॉक देंगे डेफिनेटली। और अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव दोनों आपको दिख जाएंगे। मुंबई इंडियंस के लिए उनका परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छा रहता है। हाँ, और सूर्य कुमार यादव तो खास करके बहुत ही अच्छा फॉर्म में थे पिछला सीजन, और उनका डोमेस्टिक सीजन भी काफी अच्छा काफी रन उन्होंने स्कोर किया। एग्जैक्टली। उसके बाद कौन आएगा? आपको क्या लगता है? पोलार्ड को पहले आना चाहिए या हार्दिक पांड्या? नहीं, देखिए जिस हिसाब से पोलार्ड का फॉर्म जा रहा है, सीपीएल में उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। तो मेरे हिसाब से पोलार्ड पांड्या ब्रदर्स के पहले आना चाहिए ताकि वो इनिंग्स को संभाल सके और इनिंग्स एक को बार वो अगर सेट हो गए तो वो लास्ट में क्या कर सकते हैं? वो तो बॉलर से जाएंगे। एग्जैक्टली। और उनका मुंबई इंडियंस का बैटिंग लाइनअप और भी इसीलिए लेंदी हो जाता है क्योंकि आपको हार्दिक पांड्या के बाद भी कृणाल पांड्या का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि ऑलराउंडर एबिलिटी और उनकी टीम में बढ़ जाता है। ऊपर से उनकी टीम में मलिंगा नहीं है। मलिंगा ने इस बार आईपीएल से ऑप्ट आउट किया है, लेकिन उन्होंने ऑल्दो जेम्स पैटिंसन को लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता जेम्स पैटिंसन को मौका मिलेगा बिकॉज़ दे ऑलरेडी हैव ट्रेंट बोल्ट। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, कैन यू इमेजिन? और स्पिन डिपार्टमेंट की बात की तो उनके पास राहुल चाहर है और कुणाल पांड्या भी अच्छा खासा बॉलिंग कर रहे यही एक हैं। जगह मुझे लगता है कि दुबई में अगर मैच होता है, वानखेड़े में मैच नहीं होता है, तो मुंबई इंडियंस अपने स्पिन डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर सकती है क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस एकदम ऑल इन ऑल आउट मैच विनर्स नहीं है। जैसे केकेआर के पास या सनराइजर्स के पास या बाकी बहुत सारे लोगों के पास है, मुंबई इंडियंस के पास नहीं है। तो मुंबई इंडियंस माइट स्ट्रगल ड्यू टू दैट, बट यू नेवर नो, द फ्रैंचाइज ऑलवेज ब्रिंग सम न्यू सरप्राइजेस। ऑन पेपर वो हमेशा ही फेवरेट्स रहे हैं। एग्जैक्टली। रिकी पॉन्टिंग लेड दिल्ली कैपिटल्स, तो क्या ये नई दिल्ली कुछ नया रंग ला पाएगी? देखिए, पिछला सीजन दिल्ली कैपिटल्स ने खास करके मुझे बहुत इंप्रेस किया था। स्पेशली अगर आप उनकी टीम की तरफ देखिए तो उनका जो डोमेस्टिक कोर है वो इतना खास है कि आपको उनके डोमेस्टिक कोर बैट्समैन में बहुत सारे तो आपको इंडिया टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आप अजिंक्य रहाणे को पकड़ लीजिए, जैसे कि आप पृथ्वी शॉ को देख लीजिए, जैसे कि आप शिखर धवन, श्रेयस अय्यर तब इंडिया के नंबर 4 बैट्समैन बन चुके हैं। और ऋषभ पंत का ऑल्दो अभी इंडिया टीम में जगह फिक्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके पास अच्छा मौका है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो अपनी इंडिया टीम में अपना जगह बना सकते हैं। और देखिए, अगर आप बेसिकली दिल्ली की बात करें तो मुझे लगता है उनका कोचिंग स्टाफ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है क्योंकि रिकी पॉन्टिंग जिस टीम के कोच है डेफिनेटली उस टीम को अलग ही मोटिवेशन मिलता है। बेसिकली लास्ट ईयर आपको अगर दिखेगा उनके डगआउट में आपको लास्ट ईयर सौरभ गांगुली दिखे थे। सौरभ गांगुली प्लस रिकी पॉन्टिंग प्लस मोहम्मद कैफ, द कॉम्बो इज विंसर, देयर इज नो डाउट। बट इस बार आपको सौरभ गांगुली नहीं दिखेंगे क्योंकि वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है रिकी पॉन्टिंग और मोहम्मद कैफ अच्छा से कमान संभालेंगे और इस युवा टीम को एक एक्सपीरियंस कोचिंग स्टाफ का बहुत जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है, और जो कि उनके पास है और वो इस बार आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे ओपनर्स ले लिए अपनी टीम में। चेतन रॉय है उनके पास, लेकिन वो फॉरेन रिक्रूट है तो उसके लिए मुझे लगता है कि शायद उनको स्टार्ट नहीं मिलेगा। ऑलरेडी इंडियन बैट्समैन इतना सारा है, तो आपको क्या लगता है कि पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे या अजिंक्य रहाणे शिखर धवन के साथ? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जेसन रॉय आईपीएल से ऑप्ट आउट करेंगे और पृथ्वी शॉ मेरे हिसाब से शिखर धवन के साथ ओपनिंग करेंगे क्योंकि जैसा आप सुन रहे हैं कि दुबई का पिच थोड़ा स्लो ट्रैक रहेगा, तो पृथ्वी शॉ शिखर धवन के साथ ओपनिंग करेंगे और बीच में इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए हमारे पास अजिंक्य रहाणे हैं और उसके संग इंडिया नंबर 4 बैट्समैन श्रेयस अय्यर। मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे इनिंग्स एंकर करने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि इस साल दुबई में मैचेस हो रहा है। दुबई में जब अबू धाबी के पिच में मैच होगा तो आपको 180-190 रन नहीं चाहिए जीतने के लिए, आपको 160-165, उसके लिए आपको एक एंकर अच्छा बैट्समैन चाहिए जो कि इनिंग्स को एंकर कर सके, एंड हु बेटर देन अजिंक्य रहाणे। और आप जैसे जानते हैं कि अजिंक्य रहाणे स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं और स्पिनर फ्रेंडली रहेगा अबू धाबी का पिच। तो उसके बाद आपको 4 नंबर पे कौन दिखता है? देखिए, नो डाउट 4 नंबर ऋषभ पंत मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर अगर ऊपर आते तो शायद ज्यादा बेहतर होता क्योंकि ऋषभ पंत को और हिटमैन को फिनिशर के तौर पे देख रहा था।
तो मेरे ख्याल से अगर श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत को भी अगर टाइम मिला, डेफिनेटली आपका पॉइंट भी राइट है कि अगर ऋषभ पंत ऊपर जाते हैं तो अगर वो सेट हो जाते हैं तो वो लास्ट में वो भी पोलार्ड जैसा काम कर सकते हैं। इनफैक्ट गेम को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हैं, इनिंग्स को भी बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर ऑलरेडी कैप्टन है इस टीम के और उनको इंडिया टीम में भी नंबर 4 का स्पॉट मिला है, तो वो दिल्ली कैपिटल के लिए नंबर 4 का स्पॉट रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास शिमरन हेटमैन है। हाँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, बॉलर में आपको उनका टीम कैसा लग रहा है? देखिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट का अगर बात करें तो फास्ट बॉलिंग उनके पास बहुत ही अच्छा है, अभी तो रबाडा और जैसे कि आप बात देख सकते हैं कि रबाडा का साथ देंगे ईशांत शर्मा, डेफिनेटली उनका दिल्ली के साथ परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। पिछला साल काफी अच्छा किया था ईशांत शर्मा ने, और दिल्ली का अच्छा करने के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ तक कि दिल्ली के स्पिनर्स भी बहुत अच्छे काम आए थे। लेकिन आपको क्या लगता है, अमित मिश्रा को मौका मिलेगा या संदीप लामिछाने? देखिए, अमित मिश्रा एक बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है, उनका नाम विकेट्स के टैली में हमेशा रहता है, तो अमित मिश्रा मुझे बिल्कुल दिखाई देंगे संदीप लामिछाने के साथ। संदीप लामिछाने एक यंग इमर्जिंग प्लेयर है, तो मेरे हिसाब से उन दोनों का जोड़ी दिल्ली के लिए बहुत यहाँ तक कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस मैच में लामिछाने और अमित मिश्रा दोनों को खिला दो, क्योंकि बिल्कुल वहाँ के पीछे स्पिन फ्रेंडली हो। देखिए, पिच के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा रहेगा टीम, और खास करके आपको वो ट्रेड कैसा लग रहा है? अश्विन अचानक से पिछला साल कप्तान था, आफ्टर दैट मैलकेटी इंसिडेंट ऑफ बटलर, अचानक से वो इस साल दिल्ली में आ गए, जहाँ पे रिकी पॉन्टिंग ने ये भी बोला था कि उनको मंत्री का नहीं देंगे या वो सहमत नहीं रखते। तो क्या लगता है आपको, रिकी पॉन्टिंग के साथ अश्विन का क्या रह सकता है? जो देखिए, अश्विन और रिकी पॉन्टिंग का जो आपस का बात है वो हम लोग जान नहीं सकते, पर डेफिनेटली रिकी पॉन्टिंग ने स्पेशली द एक्सपीरियंस अश्विन कहीं भी जाएंगे, कोई भी टीम में जाएंगे, वो डेफिनेटली क्वालिटी लाएंगे, उनके बैटिंग से भी और उनके बॉलिंग से भी। उनके बैटिंग में भी वो काफी इंप्रूव किए हैं। मुझे लगता है कि ये दिल्ली का टीम काफी ठीक-ठाक लग रही है मुझे देख के। आपको क्या लगता है? मुझे भी दिल्ली एक फुल फ्लेक्स टीम लग रही है। एग्जैक्टली, मुझे दिल्ली को टाइटल कंटेंडर लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि दिल्ली टॉप 4 में फिनिश कर सकती है, पर मुझे लगता है दिल्ली इस बार फाइनल पहुंच सकती है। देखते हैं क्या होता है। तो अब चलते हैं सिटी ऑफ जॉय की तरफ। विल केकेआर परफॉर्म एज अ टीम या फिर हमको फिर से दिखने वाला है वन मैन शो ऑफ डेरास? केकेआर इस सीजन फाइनली है तैयार। कहाँ से तैयार? कोई फायदा नहीं है, मुंबई नहीं जीतने वाला है। देखिए, वो तो तब पता चल जाएगा जब केकेआर मुंबई के साथ भिड़ेगी। जैसे कि आपको पता ही नहीं है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देख लीजिए आप उन लोग का। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स का क्या फायदा? न्यू सीजन, न्यू गेम्स, न्यू टीम्स, एवरीथिंग विल चेंज। कैसे? टॉम बैंटन, सुनील नारायण, शुभमन गिल, अरे किसको ओपनिंग करवाएगा? डेफिनेटली केकेआर के पास ब्रेंडन मैककलम किस काम के लिए है, यही तो पता करने के लिए है। मैं बताता हूँ आपको, सुनील नारायण के साथ शुभमन गिल ओपन करने वाले हैं, जैसे कि हसीन ने ऑलरेडी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनील नारायण ओपन करने वाले हैं शुभमन गिल के साथ। हाँ, टॉम बैंटन एक अच्छा भाई था मेरे हिसाब से इस सीजन, ये बात आपका सच है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस सीजन टॉम बैंटन खेल पाएंगे उतने गेम्स, क्योंकि अगर आप उनके ओवरसीज प्लेयर्स देखें तो वो कंप्लीटली फिक्स दिखते हैं मुझे। डेफिनेटली 12-13 करोड़, शायद कितने करोड़ में खरीदे गए थे? पैट कमिंस 13 करोड़, ऐसा ही समथिंग लाइक 13 करोड़, द हाईएस्ट बिड ऑन पैट कमिंस दिस सीजन। और मुझे लगता है डेफिनेटली अब उनको बैठा के रखने के लिए तो इतना पैसा दिए नहीं है, डेफिनेटली उनको खिलाएंगे। और क्रिकेट की अच्छी खबर ये है कि सारे प्लेयर्स उनके अवेलेबल हैं। मॉर्गन कमिंस इंग्लैंड से जो आएंगे फर्स्ट मैच से सारे प्लेयर अवेलेबल है, प्लस मॉर्गन उनका मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो 4 ओवरसीज तो उनके ऐसे ही हो गए। सुनील नारायण और एंड्रे रसेल को वो ड्रॉप कर नहीं सकते, और बॉलिंग लाइनअप में उनको एक फास्ट बॉलर चाहिए जो कि पैट कमिंस खिलाएंगे वो। और कि पैट कमिंस के साथ कौन है? मुझे कोई खास दिखता नहीं है। देखिए, आप प्रसिद्ध कृष्णा का परफॉर्मेंस को आप नहीं बोल सकते कि वो बहुत बुरे परफॉर्मेंस किए हैं। इनफैक्ट इस सीजन में उनसे और बेहतर एक्सपेक्ट करता हूँ। नागरकोटी भी है, लेकिन मुझे पता नहीं कि उनको स्टार्टिंग 11 में कितना खेलने का मौका मिलेगा। देखिए, मेरे हिसाब से उन दोनों ने अभी तक 6 महीने से क्रिकेट खेला नहीं। और पैट कमिंस का रिकॉर्ड अगर आप अभी ऑनगोइंग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देखें तो, मैच देखें तो पैट कमिंस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। नो डाउट पैट कमिंस इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ब्रिलियंट बॉलर, ही नोज हाउ टू बॉल इन T20 क्रिकेट। और केकेआर के लाइनअप में डेफिनेटली वो बहुत एक्सपीरियंस लाएंगे। एक मैच से मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा प्लेयर का मोरल डाउन हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता वो एक मैच कुछ इंपैक्ट करने वाला है। और मेरे हिसाब से इस बार केकेआर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि मैं इस बार उनका बैटिंग लाइनअप देख रहा था। मुझे जो कि बहुत ही पसंद आया वो था कि सुनील नारायण इस बार सीपीएल में बहुत खास फॉर्म में थे। सुनील नारायण ने बहुत ही बेहतर, और दो कंसर्न का बात ये है
केकेआर जब फाइनल खेल रही थी तो सुनील नारायण को माथे में कुछ चोट लग गया था, इसके लिए वो अवेलेबल नहीं थे। तो देखना पड़ेगा क्या वो केकेआर का फर्स्ट मैच के लिए देख लेते हैं केकेआर है तैयार, कितना तैयार डेफिनेटली है तैयार, वो तो देखा जाएगा। पहले हम टीम की बात कर लेते हैं। पहले आपको ओपनिंग में दिखेंगे शुभमन गिल और सुनील नारायण, उसके बाद आपको कौन दिखते हैं? दिनेश कार्तिक को बनाना चाहिए या फिर नीतीश राणा को रहना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से नीतीश राणा इज बेटर, क्योंकि नीतीश राणा का स्लॉट वही है। हाँ एग्जैक्टली, आई एग्री, नीतीश राणा का स्लॉट यही है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ दिनेश कार्तिक अगर 3 नंबर पे नहीं आते तो मैं उनको 4 नंबर पे देखता नहीं हूँ, क्योंकि 4 नंबर पे भी मुझे इयन मॉर्गन देखते हैं, क्योंकि इयन मॉर्गन इनिंग्स को बिल्ड करेंगे और लास्ट में एक्सीलरेट को रसल से भी बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दुबई के पीछे में स्पिन वो बहुत ही बेहतरीन खेलेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। रसल का मुझे इस बार परफॉर्मेंस पे थोड़ा डाउट होता है। अगर मैं देखता हूँ कि पिचेस दुबई में खेला जाएगा, ग्राउंड दुबई होगा और मैचेस दुबई में खेला जाएगा, तो मुझे वहाँ का पिच रसल को सूट करता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सीपीएल में भी इस बार बहुत सारे विकेट ऐसे थे जो बहुत स्लो थे, लेकिन रसल ने रन बनाए हैं। तो रसल को वहाँ से जो अभी गेम से आ रहे हैं वो अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि बैटिंग में कितना डेप्थ है? बैटिंग में बहुत डेप्थ है। अगर बाई चांस केकेआर कोलैप्स होती है तो अगर वो कोलैप्स ही होती है तो भी आपको एंड में उनका एक एंकरिंग बैट्समैन है। आप निधास ट्रॉफी में दिनेश कार्तिक को एज अ फिनिशर भी देखे थे आप, और सबको ये जानते हैं दिनेश कार्तिक कितने अच्छे स्पिन के प्लेयर हैं। तो अगर वो कैप्टेंसी का रोल अच्छे से निभाते हैं तो मुझे लगता है इस बार वो निभाएंगे, क्योंकि इयन मॉर्गन के रहते भी उनके ऊपर कैप्टेंसी दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वो केकेआर का कमान अच्छे तरीके से संभालेंगे इस सीजन। और इनफैक्ट केकेआर के पास रसल के बाद भी दिनेश कार्तिक, रसल सबके बाद भी एक और बैट्समैन रखने का ऑप्शन रहता है, क्योंकि सुनील नारायण उनके टॉप ऑर्डर में आ जाता है, जो कि उनको 4 ओवर डाल के दे देता है अलॉन्ग विद रसल। अगर रसल उनको 2-3 ओवर भी डाल के दे देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता रसल का फिटनेस को देख के कि वो 4 ओवर हर मैच में डाल पाएंगे। और फिर मैं खत्म जब करते हुए देख रहा हूँ इस टीम को, तो मुझे पैट कमिंस का एक्सपीरियंस दिख रहा है। और अगर आप पूछेंगे कि रसल के बाद कौन एक्स्ट्रा बैट्समैन खेल सकते हैं, जो रोल पिछला सीजन रिंकू सिंह निभा रहे थे, शायद इस सीजन रिंकू सिंह को राहुल त्रिपाठी रिप्लेस कर सकते हैं, मगर यू नेवर नो, रिंकू सिंह गन फील्डर वो रह सकते हैं। जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि स्पिन डिपार्टमेंट के बारे में कुलदीप यादव और सुनील नारायण, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसा रह सकती है? केकेआर का स्पिन डिपार्टमेंट नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट है, क्योंकि अगर मैं देख लेता हूं उनका स्पिन डिपार्टमेंट में, तो पहले आपको सुनील नारायण का क्वालिटी 4 ओवर्स मिल जाएगा, उसके बाद आपको कुलदीप यादव का ओवर मिल जाएगा। और कुलदीप यादव पिछला सीजन में शायद थोड़ा अप्स एंड डाउन रहा था उनका परफॉर्मेंस, बट मुझे लगता है इस सीजन बहुत अच्छा वेल प्रिपेयर होकर आएंगे। केकेआर ने उनको रिटेन किया है, उसका वो अपना वैल्यू बताएंगे केकेआर। और प्लस उनके पास तमिलनाडु प्रीमियर लीग का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है जिनका नाम है एम सिद्धार्थ। उनका लेफ्ट आर्म जो स्पिन आएगा वो अबू धाबी के पिचेस में काफी काम आने वाला है। तो मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ नागाकोटी कभी-कभी आपको खेलते हुए दिखेंगे, मगर जब पिचेस स्पिन हैवी रहेंगे तो मुझे लगता है नागाकोटी की जगह केकेआर एम सिद्धार्थ को खिलाएंगे। आपको क्या लगता है? केकेआर कितना है तैयार? डेफिनेटली है तैयार। 2020 is full of uncertainty. तो क्या 13 साल का इंतजार इस साल खत्म होने वाला है? And yes, I'm talking about RCB. देखिए जब हम बात आरसीबी की करते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ पे मुझे कुछ एक्चुअली में जेन्युइन प्रॉब्लम शायद लास्ट 2-3 सीजन से नजर आता है, लेकिन उसके पहले कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नजर आता ही नहीं है टीम में। टीम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, कुछ साल पहले वहाँ पे क्रिस गेल भी थे, लेकिन वी डोंट एक्चुअली फाइंड द रीजन कि वो टीम स्ट्रगल क्यों करती है। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुझे एक्चुअली कभी-कभार देख के ऐसा लगता है कि आरसीबी इंटरनेशनल क्रिकेट का साउथ अफ्रीका बन चुकी है, जिसकी टीम तो बहुत ही बेहतरीन है लेकिन वो वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड आई डोंट नो गाइस कि आरसीबी इस साल भी कर पाएगी कि नहीं। ऑल्दो बहुत सारे ऑलराउंडर्स खरीदे हैं, एरन फिंच को ओपनिंग करने का रिस्पांसिबिलिटी दिया गया है, देविदत्त पार्टिकल को ओपनिंग करवा भी सकते हैं पार्टी पटेल को रेस्ट करवा के, मगर आई डाउट कि इस साल भी आरसीबी कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। देखिए गाइस, अब ऐसा लगता है कि आरसीबी की टीम और आईपीएल की ट्रॉफी दोनों कई साल से रूठे हुए हैं। तो आई रियली फील फॉर द फैंस कि वो 13 साल से आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, और मगर अब तक सिवाय डिसअपॉइंटमेंट कुछ मिला नहीं है उनको, मगर आई रियली गिव क्रेडिट टू देम कि वो अब तक अपना सपोर्ट करना नहीं छोड़े और शायद वो सपोर्ट करना छोड़ेंगे भी नहीं। मगर क्या इस साल आरसीबी उनका ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पाएगी इस साल कप नाम दे? क्या मिरेकल हो सकता है? हो सकता है 2020, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं। लेकिन अब आते हैं उनके टीम पॉइंट ऑफ व्यू पे, उसके टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस साल पॉसिबल है। एक्चुअली अगर मैं उनका टीम देखूं तो इस साल आरसीबी का आईपीएल जीतना पॉसिबल है।
उन्होंने एरन फिंच को खरीदा है उनका ओपनिंग डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए। मगर क्या लगता है आपको, विराट कोहली ओपन करेंगे या एरन फिंच से ही ओपन करवाया जाएगा? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से एरन फिंच तो ओपनिंग करेंगे ही, और उनका साथ देवीदत्त पाटिकल या लास्ट ईयर की तरह पार्थिव पटेल दे सकते हैं। देखिए, अगर आप देवीदत्त पाटिकल को खिलाते हैं तो पार्थिव पटेल को आपको फिर नहीं खिलाना होगा, क्योंकि मैं ऐसा भी न्यूज़ में सुन रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्ट से, मैं ब्लॉग से सुन रहा था कि इस साल एबी डिविलियर्स का कीपिंग कराने का कुछ ऑप्शन चल रहा है। अगर एबी डिविलियर्स कीपिंग करते हैं तो मुझे नहीं दिखता है कि पार्थिव पटेल एज अ प्लेयर गेम में खेल रहे हैं और वो कीपिंग नहीं कर रहा है। अगर कीपिंग उनको कराना है तो उनको खिलाना है, अगर उनको कीपिंग नहीं करा के डिविलियर्स को आप कीपिंग कराते हो तो उनका टीम में जगह मैं नहीं देखता। देखिए, मैं डिविलियर्स को एज अ फील्डर देखना चाहूंगा, क्योंकि उनके आप बहुत ही बेहतरीन कैच देख चुके हैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि एबी डिविलियर्स विकेट कीपिंग करे। इस साल आरसीबी के टीम का सबसे इंप्रेसिव जो बात है वो है दे हैव गॉन विद अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स। जैसे कि आप देख लीजिए, मोइन अली को लिया है उन्होंने, उसके बाद उनका बैटिंग डेप्थ भी इस साल बहुत लंबा है। मोइन अली के बाद आपका शिवम दुबे आ जाता है, शिवम दुबे के बाद आपका उनका इतना महंगा बाई क्रिस मॉरिस आ जाता है। उसके बाद तक, यहाँ तक कि उसके बाद भी उनका बैट्समैन आ सकता है अगर वो वाशिंगटन सुंदर को खिला पाए। लेकिन क्या बॉलिंग में फिर से वो स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि मुझे यूजी चहल को छोड़ के और नवदीप सैनी को छोड़ के और कोई दिख नहीं रहा है उनके टीम में कोई ऐसा खास बॉलर। जी बिल्कुल, मैं उमेश यादव को आरसीबी का एक वीकनेस मान सकता हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपको लास्ट में 16 रन भी चाहिए होगा लास्ट ओवर में, और डिफेंड करने के लिए आप अगर उमेश यादव के हाथ में बॉल पकड़ा देते हैं तो आप गारंटीडली शांति से बैठ नहीं सकते कि वो आपको ये मैच करके देख सके। अगर बैट्समैन धोनी या कोई हार्दिक पांड्या या पोलार्ड ऐसे बैट्समैन होंगे तो उनको लास्ट ओवर में आराम से 16 या 18 रन तक वो मार सकते हैं उमेश यादव को। उमेश यादव इज नेवर अ सेफ ऑप्शन एट द डेथ ओवर। We have all seen the classy version of KL Rahul as a player. क्या वो किंग्स 11 पंजाब की नया पार लगा पाएंगे इस बार? KL Rahul as a player, no doubt, one of the best batsmen of India in recent times. अगर उनका प्रदर्शन हम वर्ल्ड कप में देखें या लास्ट ईयर आईपीएल में, बहुत ही बेहतरीन। देखिए, एज अ प्लेयर कोई डाउट नहीं करता KL राहुल को, लेकिन एज अ कप्तान क्या उनका इम्पैक्ट सेम रहेगा? क्या उनका बैटिंग में कप्तानी का प्रेशर आ सकता है? आ सकता है, लेकिन आप इसको आप इसको फुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उनका कप्तानी में उनका बैटिंग प्रेशर में आ सकता है? देखिए, मुझे लगता है एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर आप पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि KL राहुल एज अ कैप्टन कैसे परफॉर्म करेंगे कैसे नहीं परफॉर्म करेंगे वो हम बाद में बात करते हैं, या वो तो आईपीएल शुरू होने के बाद भी हम देख सकते हैं। मगर क्या अश्विन को कैप्टनसी से हटाने का कोई सॉलिड रीजन था किंग्स 11 पंजाब के पास? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि किंग्स 11 पंजाब के पास कोई सॉलिड रीजन था, क्योंकि मैं उनके मैनेजमेंट पे क्वेश्चन जरूर करूंगा। क्योंकि अगर आप पिछले 8 साल की बात करें तो हर 8 साल में बहुत कप्तानी चेंज हुआ है, प्लेयर्स चेंज हुए हैं। अगर मेनली किंग्स 11 पंजाब को अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है तो उनको अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा रखना होगा। अश्विन जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनका परफॉर्मेंस पिछला सीजन बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको ट्रेड कर दिया और अचानक से एक नया कप्तान टीम के सामने खड़ा कर दिया। एक टीम को एक कप्तान के ऊपर जब भरोसा करके एक टीम चलता है तो उनको ये फील करवाना पड़ता है कि हाँ ये हमारा कप्तान है, इनके अंदर हमको खेलना है। हर साल अगर आप एक टीम के सामने एक नया कप्तान दोगे तो टीम को उसके साथ मैनेज करने में भी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है उनका टीम, अगर आप उनके टीम पे देखिए तो टीम उनका नो डाउट अच्छा ही है, लेकिन प्रॉब्लम वो कहाँ हो सकते हैं? प्रॉब्लम है कि मुजीबुर रहमान जो कि उनके वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है जो कि उनके टीम में, क्या उनका जगह बनता है इस टीम में? अगर क्रिस गेल को खिलाना है, क्रिस गेल को अगर आप खरीदे हैं तो डेफिनेटली बेंच में बैठा के रखने के लिए हो सकता है कि उनके फिटनेस के कारण वो 14 मैच ना खेले, मगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैच वो खेलेंगे। क्रिस गेल की जगह क्रिस जॉर्डन या मुजीबुर रहमान दोनों को जगह मिल सकता है। क्रिस गेल की जगह दोनों को जगह मिल सकता है, मगर अगर आप उनके टीम से क्रिस गेल को हटा दे स्टार्ट से तो उनका टीम आपको वीक दिखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनके पास ग्लेन मैक्सवेल है। मैं मानता हूं उनके पास ग्लेन मैक्सवेल है, निकोलस पूरन है। निकोलस पूरन का तो ठीक है, फिर भी मैं मानता हूं कि उनका कोई कंसिस्टेंसी है भी। ग्लेन मैक्सवेल का क्या कंसिस्टेंसी दिखता है? देखिए, पिछले कुछ महीनों से उन्होंने क्रिकेट तो खेला नहीं है, पर लास्ट सीरीज जो कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज था उनमें उनका प्रदर्शन ठीक ठाक था। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर क्रिस गेल ओपन ना करे तो KL राहुल के साथ ओपनिंग में कौन ऑप्शन हो सकता है? KL राहुल के साथ ओपनिंग में मैं मयंक अग्रवाल को देख सकता हूँ। मयंक अग्रवाल को आप देख सकते हैं, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट जो
क्रिस गेल के नाम का जो आतंक फैला हुआ है, क्या वो इम्पैक्ट मयंक अग्रवाल आपको लाके दे सकते हैं? देखिए ऑब्वियसली गेल स्टॉर्म से सब डरता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि अगर जिस दिन अगर 14 में से अगर वो 4 मैच भी आपको खेल के दे देते हैं, पूरा मैच पलट सकते हैं, पूरा मैच को पलटने का हिम्मत रखते हैं। स्पिनर कोई भी अच्छा बॉल कर ले, पिच दुनिया का कोई भी हो जाए, सारा ग्राउंड उनके लिए छोटा है। तो यहाँ जानते हैं कि सबसे अच्छा छक्के लगाने वाले प्लेयर क्रिस गेल ही है। एग्जैक्टली अगर कोई रसल को टक्कर दे सकता है तो क्रिस गेल ही है वहाँ पे। तो आप अगर उनके टीम लाइनअप पे आ जाए तो उनका ओपन करेंगे, मेरे हिसाब से उनका ओपन करेंगे केएल राहुल और क्रिस गेल। मयंक अग्रवाल उनके फर्स्ट डाउन आ जाएंगे। उसमें ऑर्डर की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल है, निकोलस पूरन लेकिन है। मैं निकोलस पूरन को ग्लेन मैक्सवेल से ऊपर रखूंगा कि मैं ग्लेन मैक्सवेल को एज अ फिनिशर देखना चाह रहा हूं, क्योंकि अश्विन इस टीम में है नहीं और इस टीम में कोई खास फिनिशर मुझे नजर नहीं आता। एग्जैक्टली। फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कि आपको मनदीप सिंह को खिलाना है या करुण नायर को खिलाना है। लेकिन मैं मनदीप सिंह के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है करुण नायर एज अ फिनिशर नहीं बना, इसीलिए मैं मनदीप सिंह के पास जाऊंगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है वो है कि उनको खिलाना किसको है, क्रिस जॉर्डन को या मुजीबुर रहमान को। क्योंकि क्रिस जॉर्डन को अगर वो नहीं खिलाते हैं तो उनका बॉलिंग लाइनअप बहुत हल्का पड़ जाता है, खास करके उनका फास्ट बॉलिंग लाइनअप। उनके पास डेथ बॉलर नहीं बचेंगे और अगर मुजीब को नहीं खिलाते हैं तो दुबई के पिच में स्ट्रगल करेंगे। उनको मैं इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता हूं। लेकिन अगर उनका कोचिंग स्टाफ ये चीज को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा एंड में हम देखते हैं मोहम्मद शमी को, एग्जैक्टली, जिनका प्रदर्शन टी20 में बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ तक कि वो कृष्णप्पा गौतम को भी खिला सकते हैं। हाँ। और who can forget the 19 years old रवि बिश्नोई। हाँ। रवि बिश्नोई का परफॉर्मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतरीन। एग्जैक्टली। लेकिन क्या आप ईशान कोयल को खेलते हुए देख रहे हैं इस टीम में? डाउट है। मुझे लगता है कि ईशान कोयल को मौका मिलना चाहिए। यंगस्टर वो इंडिया के लिए भी काफी खेले हुए हैं अंडर 19 टीम में और मुझे लगता है कि वो जगह कोच है अनिल कुंबले, वो यंगस्टर को एक अलग प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे। एग्जैक्टली इसीलिए और मुझे लगता है कि ईशान कोयल को स्टार्ट मिल सकता है। IPL's most destructive opening duo of David Warner and Johnny Bairstow. क्या इस बार उनका सूरज उदय होगा या अस्त? देखिए, डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो सनराइजर्स हैदराबाद का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और सबसे बड़ा वीकनेस दोनों है। स्ट्रेंथ इसीलिए क्योंकि उनसे बेहतरीन ओपनिंग डुओ और डिस्ट्रक्टिव डुओ मैंने आईपीएल में नहीं देखा है। लास्ट सीजन एक मैच में तो दोनों शतक जड़ दिए थे एक ही मैच में। और वीकनेस डोंट गेट मी रॉन्ग, देखिए आई एग्री विद यू। हम केन विलियमसन का बैटिंग परफॉर्मेंस जानते ही हैं और अगर हमको केन विलियमसन को किसी ओपनर के लिए सैक्रिफाइस करना हो तो जरूर मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करेगा। एग्जैक्टली माय पॉइंट। खास करके उस टीम का बारे में हम बात कर रहे हैं जिस टीम के बीच में मनीष पांडे को छोड़ के मैं कोई अच्छा इंडियन डोमेस्टिक बैट्समैन नहीं देख पा रहा। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक टीम में 4 फॉरेनर्स अलाउड है, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट सैक्रिफाइस राशिद खान। एग्जैक्टली, राशिद खान को वो सैक्रिफाइस कर नहीं सकते। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें दुबई के बीच में मुझे नहीं लगता मोहम्मद नबी से बेहतर ड्यूरेबिलिटी वाला प्लेयर आपको मिलने वाला है। मोहम्मद नबी इज एक्सीलेंट इन दुबई पिच, जैसे कि आप पहले उनका परफॉर्मेंस सीपीएल में देख चुके हैं। 4 ओवर बॉल करने के बाद 16 से 20 रन लेके 2 विकेट लेना आई डोंट थिंक ऐसे प्लेयर को सैक्रिफाइस एसआरएच कर सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो उनका वीकनेस हो सकता है। अब आते हैं उनकी टीम पे। उनके टीम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम आपको बोल ही चुके हैं कि डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ओपन करने वाले हैं। अब उसके बाद का स्पॉट मनीष पांडे को आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनीष पांडे तीसरे में आने वाले हैं। मुझे लगता है मनीष पांडे 4 नंबर पे उतर सकते हैं। तो 3 नंबर मेरे हिसाब से नो डाउट रिद्धिमान शाह जो रिद्धिमान शाह को करने वाले हैं। एग्जैक्टली, रिद्धिमान शाह को आप खिला सकते हैं, लेकिन फिर जॉनी बेयरस्टो को आपको देखिए जॉनी बेयरस्टो को आपको बोलना होगा फील्डिंग करने। हाँ, मुझे लगता है कि रिद्धिमान शाह खेल सकते हैं, लेकिन अगर रिद्धिमान शाह का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो जम्मू कश्मीर से लिया गया अब्दुल समाद वो मेरा भाई है। एग्जैक्टली, और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। मुझे लगता है दे कैन इवन गिव चांस। जीवीएस लक्ष्मण जिस टीम में है डेफिनेटली यंग प्लेयर को चांस दे सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं विजय शंकर को, जो एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, जिनको वर्ल्ड कप में चांस मिला था। वर्ल्ड कप में चांस मिला था, लेकिन विजय शंकर मुझे नहीं लगता वो प्लेयर है जो प्लेयर कुछ साल पहले थे या शायद कुछ महीनों पहले थे। देखिए आप मेरा बात को गलत मत लीजिएगा, पर विजय शंकर आपको बीच में ओवर्स डालकर दे सकते हैं। विजय शंकर आपको स्लो पिच में ओवर डाल के दे सकते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप विजय शंकर को एज अ बैट्समैन देखते हैं, क्योंकि अगर आप 5 नंबर पे कोई प्लेयर को खिला रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनसे
बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग एक्सपेक्ट करते हैं, बैटिंग फिनिश करने का देखते हैं। एग्जैक्टली। और विजय शंकर ने अब तक हम लोगों को ये करके बताया नहीं है, जो कि ऋषभ पंत जैसे प्लेयर ने हम लोगों को करके बताया है। उनका बैटिंग एबिलिटी, आई डाउट इज बैटिंग एबिलिटी, मुझे नहीं पता विजय शंकर क्या करेंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली आई डोंट डाउट दिस मैन, इवन दो इतना उम्रदराज प्लेयर है, लेकिन मोहम्मद नबी क्या कहना इस प्लेयर, कोई कहना नहीं। उसके बाद राशिद खान इस टीम का वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, वो इसीलिए क्योंकि वो अपने बैटिंग एबिलिटीज भी देते हैं अपने बॉलिंग एबिलिटीज के टीम को साथ कुछ हैंडलर्स देते हैं। एग्जैक्टली। और उनका बॉलिंग के बारे में तो क्या ही कहना, वो तो जादू करके दिखाते हैं। बात अगर हम डेथ बॉलर्स की करें तो भुवनेश्वर कुमार नो डाउट, लेकिन भुवनेश्वर कुमार छोड़ के मुझे नहीं लगता कि और डेथ बॉलर्स है इनके पास। ऑल्दो सिद्धार्थ कौल को आप देख सकते हैं, सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा ऐसे प्लेयर को आप देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल या संदीप शर्मा आपको वो सेम डेथ बॉलिंग देंगे जो भुवनेश्वर कुमार प्रोवाइड करेंगे? सिद्धार्थ कौल और खलील अहमद, संदीप शर्मा की अगर बात करें तो डेथ बॉलिंग में वो स्ट्रगल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और लेकिन उनके पास उनका एक बहुत ही बेहतरीन बाइक था, जो कि मुझे लगता है उनको खिलाना चाहिए, खास करके अब जब आईपीएल दुबई में हो रहा है तो वो प्लेयर उनके लिए बहुत काम आ सकता है। बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं और वो है शहबाज नबी, डेफिनेटली उनको टीम में रखना चाहिए। तो मोहम्मद नबी, राशिद खान, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग एबिलिटी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पानी खेला है एमएस धोनी के साथ। और उसके बाद आपका आ जाते हैं खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल और शहबाज नदीम। मैं संदीप को इसीलिए मौका नहीं दूंगा स्टार्टिंग 11 में सबसे पहले। अगर खलील मेरे लिए अच्छा परफॉर्म नहीं करके बता रहा है तो मैं संदीप को मौका दूंगा, वो इसीलिए कि आई डाउट दुबई के पिचेस में कितना स्विंग आपको होते हुए दिखेगा। तो हम हैदराबाद को एज अ कंप्लीटली अच्छा टीम मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सम डिपार्टमेंट्स दे नीड टू सॉर्ट इट आउट। ऑल्दो टॉम मूडी, वीवीएस लक्ष्मण नहीं उठा। अब चलते हैं पिंक सिटी की ओर। देखिए, जब बात राजस्थान रॉयल्स की करते हैं तो पता नहीं फर्स्ट सीजन चैंपियन बनने के बाद उस टीम को हो क्या गया, लाइक लिटरली वो अजिंक्य रहाणे पे इतना टाइम वेस्ट किए या इन्वेस्ट किए बोल सकते हैं, लेकिन अचानक से अजिंक्य रहाणे जैसा प्लेयर तो वो ट्रेड कर लिए दिल्ली के साथ। मुझे समझ में नहीं आया, दिल्ली का तो मुझे समझ में आया ही नहीं कि वो अजिंक्य रहाणे को लिए ही क्यों है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना डोमेस्टिक प्लेयर है और वो खिला भी पाएंगे कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन अब बात राजस्थान रॉयल्स की करते हैं तो अगर नजर डालते हैं राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग डुओ की तरफ तो हमें दिखते हैं यशस्वी जायसवाल, डेफिनेटली, और जो उसके कि साथ अंडर 9 जॉस बटलर। यशस्वी जायसवाल के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यशस्वी जायसवाल जो है वो एक बहुत ही उभरते हुए सितारे हैं। एग्जैक्टली। अंडर 19 में वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे। क्या परफॉर्मेंस था उनका वर्ल्ड कप में? एग्जैक्टली। बस इंडिया वर्ल्ड कप इधर से रह गया थोड़ा सा, पर क्या आपको लगता है कि अजिंक्य रहाणे को जो उन्होंने ट्रेड किया है उनके जगह अजिंक्य रहाणे को रिप्लेस करने लायक प्लेयर है इस टीम में? देखिए, अजिंक्य रहाणे को रिप्लेस करने या यशस्वी जायसवाल अजिंक्य रहाणे को रिप्लेस कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनका साथ देंगे बीच में संजू सैमसन। एग्जैक्टली, संजू सैमसन को मैं मानता हूं वो इंडियन क्रिकेट में सबसे अंडररेटेड प्लेयर है। हाँ, जो क्वालिटी उनका है बहुत टीम वो क्वालिटी उनको इंडिया में उनको चांस चांस नहीं मिला है उनको। और उसके बाद अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि अगर आपकी टीम में स्टीव स्मिथ है कप्तान के तौर पे, डेफिनेटली आपका टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, उस पर कोई डाउट नहीं है। स्टीव स्मिथ एज अ कैप्टन इज वंडरफुल, बट प्रॉब्लम यहाँ आता है कि अगर आप संजू सैमसन को 3 नंबर पे खिलाते हो तो क्या स्टीव स्मिथ को आप 3 नंबर पे नहीं खिलाना चाहोगे? बिल्कुल, स्टीवन स्मिथ का पोजीशन ही 3 नंबर। एग्जैक्टली, और 3 नंबर पे ही खेलते हुए आए हैं। हाँ। पर अचानक से उनको हम 4 नंबर पे देखेंगे तो ये उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। इसीलिए मेरे ख्याल से शायद जॉश बटलर और यशस्वी जायसवाल के साथ स्टीव स्मिथ एज अ कैप्टन खुद चाहेंगे कि वो 3 नंबर पे उठे। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो 3 सकता है। नंबर पे और 4 नंबर पे देखेंगे हम संजू सैमसन को। 5वां नंबर पे द बेस्ट ऑलराउंडर इन क्रिकेट राइट नाउ बेन स्टोक्स, नो डाउट। उसके बाद यहाँ तक तो उनका टीम काफी इंप्रूव किया हुआ और काफी अच्छा लग रहा है, मगर प्रॉब्लम शुरू होता है अब, क्योंकि इसके बाद उनके टीम में आपको रॉबिन उथप्पा या रियान पराग दोनों में से किसी एक के आपको फिनिशिंग कराना होगा। रॉबिन उथप्पा को एज अ फिनिशर मैं कभी नहीं देखता, विश्वास आप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि रॉबिन उथप्पा पिछला सीजन केकेआर के लिए जितना स्ट्रगल किए हैं हो सकता है कि वो इंप्रूव परफॉर्मेंस रखे। अब महीना क्रिकेट वो नहीं खेले हैं। एग्जैक्टली, और हो सकता है कि वो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर भी ले, लेकिन वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, वो ओपनर इतना साल वो केकेआर के लिए ऐसा ओपनर खेले। एग्जैक्टली, तो आप एज अ फिनिशर उनको नहीं देखना चाहिए। उसके बाद आपका बॉलिंग लाइनअप शुरू हो जाता है। जोफ्रा आर्चर,
जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल। और अगर आप उनके बॉलिंग लाइनअप पे गौर करें तो उसके बाद जोफ्रा आर्चर के बाद आप श्रेयस गोपाल को लेके आ जाएंगे। श्रेयस गोपाल भी कभी-कभी आपको रन बना के दे देते हैं। एज अ बॉलर श्रेयस गोपाल इज जेन्युइनली अ ग्रेट लेग स्पिनर, नो डाउट। बट प्रॉब्लम आता है इसके बाद, जोफ्रा आर्चर को छोड़ के उनके टीम में ऐसा कोई फास्ट बॉलर नहीं है जो डेथ ओवर्स डाल के दे आपको। आपको दिखेंगे वहां पे जयदेव उनटकर, अंकित राजपूत, इनमें से किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, जयदेव उनटकर का स्टोरी मुझे समझ में नहीं आया। पहले राजस्थान ने उनको एक अच्छा लम्स अमाउंट देके बाय किया था, फिर उनको रिलीज किया, फिर से उनको बाय किया। मुझे भी समझ में नहीं आया। ये मैं समझ के बिल्कुल अंकित राजपूत ने केकेआर में जब अंकित राजपूत था तो अंकित राजपूत बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, लेकिन क्या उस कंसिस्टेंसी के साथ एक यंग प्लेयर का परफॉर्म करना, क्या आप मान सकते हैं कि वो एक यंग प्लेयर इसी सेम कंसिस्टेंसी के साथ हर साल परफॉर्म करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अंकित राजपूत हर सीजन आपको सेम परफॉर्म करके देंगे। अब देखिए, उनका एक और अच्छा भाई था कार्तिक त्यागी। एग्जैक्टली, कार्तिक त्यागी को भी आप खिला सकते हो, लेकिन अगर आप स्पिनिंग डिपार्टमेंट में देखो तो वहां भी वो लैग करती हुई दिखती है, क्योंकि श्रेयस गोपाल को छोड़ के कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास नहीं है। राहुल तेवाटिया है आपके पास मयंक मार्कंडे है, लेकिन who you can trust among these two? I don't think anybody. तो बॉलिंग डिपार्टमेंट राजस्थान का मुझे बहुत ही वीक लग रहा है। मुझे भी बहुत ही। इमेजिन जोफ्रा आर्चर इज इंजर्ड, जोफ्रा आर्चर को कोई इंजरी हो जाता है, अगर जोफ्रा आर्चर को कोई इंजरी हो जाता है उसके बदले में रिप्लेसमेंट कौन? I can't find anyone. अगर राजस्थान रॉयल्स डिफेंड करती है एग्जैक्टली, तो मुझे वो शायद ही मुझे लगता है कि जिस मैच में राजस्थान रॉयल्स डिफेंड करेगी उस मैच में बहुत मुसीबत फेस करना होगा, अगर वो अपना ये मुसीबत को सॉल्व आउट नहीं करते हैं तो, जो कि मुझे मुश्किल लगता है। What do you guys think? Who can be the orange cap contenders and purple cap contenders? It's a tough question to answer कि इस साल का ऑरेंज कैप कंटेंडर कौन हो सकता है, बट मेन कंटेंडर्स मेरे हिसाब से विराट कोहली, डेविड वार्नर और केएल राहुल। बट आई थिंक कि विराट कोहली विल बी द ऑरेंज कैप विनर। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है इस बार ऑरेंज कैप, जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि इट्स ऑलरेडी टफ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे कंटेंडर्स हैं। डेविड वार्नर इज डेफिनेटली वन ऑफ द कंटेंडर्स। विराट कोहली को कोई नहीं भूल सकता ये कंटेंडिंग लिस्ट में जब बात करें। और अब अगर केएल राहुल की तरफ देखें तो किंग्स इलेवन पंजाब अगर थोड़ा सा भी बेहतर परफॉर्म करता है तो उसके लिए केएल राहुल का कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। चौथा मुझे जो बंदा लगता है कि इस लिस्ट में आएगा वो है रोहित शर्मा, क्योंकि आप दुबई का पिच में रोहित शर्मा को डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ऑल्दो मुझे लगता है, मैं आपसे ये बात में सहमत करता हूँ, मुझे भी लगता है कि इस सीजन विराट कोहली विल बी द ऑरेंज कैप। और आपके हिसाब से इस साल पर्पल कैप का कंटेंडर्स कौन था? देखिए, मेरे हिसाब से पर्पल कैप कंटेंडर्स में सुनील नारायण, राशिद खान और मुजीबुर रहमान रह सकते हैं। अच्छा, देखिए, और फाइनली किसको मिल सकता है पर्पल कैप? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अबू धाबी स्पिनर फ्रेंडली पिच रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से राशिद खान, अली खान। बट अगर आप मुझसे पूछे तो मुजीब को मैं इसलिए नहीं रखूंगा उसमें क्योंकि मुझे लगता है पंजाब स्ट्रगल करेगी मुजीब को खिलाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो राशिद खान डेफिनेटली है, मुझे लगता है यूसी चहल भी एक ऑप्शन बन जाता है, और मुझे मेरे हिसाब से कुलदीप यादव इस साल केकेआर के लिए मुझे लगता है पर्सनली वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके लिए वही मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इस साल आईपीएल में पर्पल कैप इन तीनों में से कोई भी एक्चुअली नहीं ले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अंडर धोनीज कैप्टेंसी इमरान ताहिर पर्पल कैप फाइनली लेके चलेंगे। आपके हिसाब से कौन हो सकता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और कौन लगा सकते हैं सबसे ज्यादा छक्के? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि विराट कोहली ऑरेंज कैप कंटेंडर रहेंगे, तो मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विराट कोहली है, और आईपीएल में उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहता है, तो शायद मेरे हिसाब से मोस्ट सिक्सेस का अवार्ड भी उनके तरफ ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है? देखिए, जब मैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की ओर देखता हूं तो मुझे एक ऐसा प्लेयर वहां पे दिखता है जो बैटिंग से भी आपको परफॉर्म करके दे और बॉलिंग से भी आपको परफॉर्म करके दे। वहां पे बहुत सारे कंटेंडर्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके लिए रसेल हो सकते हैं, जैसे कि आपके लिए सुनील नारायण हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये स्पॉट इस सीजन सीपीएल का फॉर्म देखते हुए मैं बता रहा हूँ, इस सुनील नारायण इज फिट, मुझे लगता है सुनील नारायण मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का लेके जाएंगे अवार्ड। लेकिन मैक्सिमम सिक्सेस, जब बात मैक्सिमम सिक्सेस की आती है तो मुझे लगता है देयर इज नो डाउट कि आंद्रे रसेल विल टेक दैट अवार्ड। लेट्स सी।
और कौन हो सकता है द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर? तो बात इमर्जिंग प्लेयर की हो ही रही है तो मेरे सामने बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जैसे रियान पराग, यशस्वी जायसवाल। पर आई थिंक कि यशस्वी जायसवाल जिनका परफॉर्मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतरीन था, वो इस साल इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। क्यों आपका टाइटल जायसवाल है इसीलिए आपको लगता है यशस्वी जायसवाल? बिल्कुल नहीं, उनका परफॉर्मेंस देख के मेरे को ऐसा लगता है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, मेरे ख्याल से इस सीजन बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, जैसे कि आप रियान पराग, जैसे कि उन्होंने बोल ही दिया ऑलरेडी। फिर आप देख लीजिए रवि बिश्नोई, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इंडियन स्पिनर जो कि इस सीजन खेलने वाले हैं। और मैं देखना चाहूंगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या रहता है, क्या अंडर 19 जैसा रहता है। अगर अंडर 19 लेवल जैसा रहे, डेफिनेटली ही इज द नंबर 1 कंटेंडर। मगर अगर उनको किंग्स इलेवन पंजाब कितना चांस देगा खेलने का, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर उनको सही चांस नहीं मिलता है, यशस्वी जायसवाल को डेफिनेटली चांस मिलने वाला है ड्यू टू लैक ऑफ ओपनिंग बैट्समैन इन राजस्थान रॉयल्स। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी आपसे इस बात में सहमत हूँ कि यशस्वी जायसवाल ही नंबर 1 कंटेंडर है। तो इस साल आपके हिसाब से कौन से 4 टीम्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे और कौन हो सकता है इस साल का चैंपियन? अब बात जब हम लोग प्लेऑफ से कर ही रहे हैं तो वो 4 टीम डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे टीम इस बार वेल बैलेंस्ड और एक दूसरे को फाइट देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, KKR एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। Like seriously, I started believing in miracles. Anyway, for me, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से इस सीजन मैं दिल्ली कैपिटल्स को टाइटल कंटेंडर के तौर पे देखता हूँ, वन ऑफ द टाइटल कंटेंडर्स। तो इसलिए मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 पे फिनिश करेगी, नंबर 2 पे मुंबई इंडियंस फिनिश कर सकती है, नंबर 3 पे CSK फिनिश कर सकती है और नंबर 4 स्पॉट उसके लिए थोड़ा फाइट होगा बहुत सारे टीम्स में, जैसे कि KKR, RCB, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा है, ऑल्दो वो बहुत मुश्किल है। राजस्थान रॉयल्स मुझे नहीं लगता विल कम्पीट, बट सनराइजर्स हैदराबाद कैन कम्पीट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो स्पॉट में या तो KKR या तो सनराइजर्स हैदराबाद को। आई एम अ KKR fan, so I'm going with KKR. But I object, since I'm a Mumbai fan, so Mumbai Indians will win this IPL. Let's see, since I'm a KKR fan, not only since I'm a KKR fan, I believe KKR has the team to win this IPL and KKR will win this IPL. Let's see. So guys, आज के लिए बस इतना ही और हम आपके लिए लेके आने वाले डेली IPL के predictions और reviews. So do support us and please like, share and don't forget to subscribe to Sports Prophecy.